अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 21 अगस्त 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ और दो तर्जुमे के साथ, वो है डिफरेंट वर्डिक्ट्स। वर्डिक्ट क्या होता है? किस चीज़ का फ़ैसला, और डिफरेंट यानी कि अलग। दो अलग फ़ैसले आए हैं हमारे पास, तो उस हवाले से ये हमारे पास एडिटोरियल है, इसको हम देख लेते हैं। बाकी मैंने डिटेल दी हुई है, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें तकरीबन 20 वीडियोस महीने में शेयर की जाती हैं, ऐसी एडिटोरियल वीडियोस, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 100 रुपीज़ पर मंथ में। ये व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा मैं शेयर करता हूँ वो PDF है विदाउट मीनिंग, सिंपल PDF होता है। जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज़ छपते हैं पाकिस्तान के, वो होते हैं। और इसके अलावा वीकेंड पे जो है ना, वो आप न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन और अल जज़ीरा के PDF आपको मिलेंगे। इसके अलावा रोज़ डेली हाइलाइट्स होती हैं, और इसके अलावा जो है मैगज़ीन्स, इकोनॉमिस्ट वगैरह भी, न्यूज़ वीक, वो भी आपसे शेयर किए जाते हैं। ठीक है। और इसमें बाकी डिटेल मैं आपको वो दे दूँगा। एक वीडियो मैंने बनाई थी फेसबुक पे, मैंने अपने ग्रुप में रखी हुई है, वो मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। किसी ने मज़ीद डिटेल देखनी हुई तो वो वहाँ से देख सकता है। अच्छा, अब चलते हैं एडिटोरियल की जानिब, डिफरेंट वर्डिक्ट्स। तो पहले हम इसके मीनिंग देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो हैं वो एडिटोरियल की जानिब आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं। ये 10 मीनिंग्स हैं मैंने लिखे हैं। अच्छा, अब मीनिंग हमारे पास इसमें है। अच्छा, ये है कंकरेंटली। कंकरेंटली क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, और ये हम इसको कह सकते हैं कोई चीज़ जो है वो क्या हो, एक साथ हो। जिस तरह अकरिंग और एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ कोई चीज़ हो रही हो, साइड बाय साइड। ठीक है, एक साथ होना। उसके अलावा हम कह सकते हैं अपोजिंग। ये मैंने डिटेल ज़्यादा लिखी हुई है, आप उस पर पढ़ लीजिएगा PDF में। अपोजिंग का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट, मुखालिफ। अच्छा, स्पाइक होता है किसी चीज़ का बढ़ना, शार्प इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग, जिस तरह हम कह सकते हैं ऑयल प्राइस स्पाइक। वैलिडिटी क्या होता है? किसी चीज़ की आप जेन्युइननेस को, ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करो। ये जब एडिटोरियल में आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इम्प्यून्ड क्या होता है? ये हम ये जी है साइलेंट पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते नहीं है, इसको हम कैसे बोलेंगे? इम्प्यून्ड। जब आप किसी फैसले को जो है किसी को चैलेंज करो, कॉल इनटू क्वेश्चन, चैलेंज, तो उसको हम कहते हैं इम्प्यून्ड। जिस तरह आपने अदालत में काफ़ी सुना होगा कि आप इम्प्यून्ड नोटिस के अगेंस्ट आप जाते हो, जिससे आप एग्रीव्ड हो ना, तो वो इम्प्यून्ड हो जाता है कि वो चीज़ जिसको आप क्या करते हो, कॉल इनटू क्वेश्चन करते हो, कि आप कहते हो कि भाई मैं इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है ना वो अदालत में आया हूँ, इम्प्यून्ड नोटिस के ख़िलाफ़ आया हूँ। कॉन्ट्रडिक्टेड होता है कॉन्फ्लिक्ट विद, बी एट ऑड्स विद, और इसका सिमिलर आ जाता है बी एट वेरियंस विद। कि कोई दो चीज़ें हो ना वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो एक दूसरे से, वो क्या होती है? मुतज़ाद होती हैं। जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट विद हो गया, बी एट वेरियंस विद, डिसएग्री विद, बी इनकन्सिस्टेंट विद, क्रैश विद। ठीक है। और रन काउंटर टू। स्ट्रक डाउन होता है किसी चीज़ को एनल करना, ख़त्म करना, नलिफाई करना, किसी चीज़ की नफ़ी करना। मैंडेट होता है कि आपको, अगर आप कहो ना कि एक मिनट, अच्छा, मैंडेट क्या होता है? मैंडेट ये होता है कि अगर हम कहेंगे जी हमारे पास मैंडेट है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास पावर है। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मैंडेट टू सीक द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और सिमिलर इसमें हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव, कि आपको कोई है ना वो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हो कोई काम करने की, मैंडेट। तो आपके पास क्या होता है? मैंडेट, कि आप कोई काम कर सको। इम्पास क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल, कि जिसमें कोई बेहतरी की उम्मीद ना हो, आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओ ना, और स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, डेडलॉक। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पास। और इसको सिमिलर मीनिंग्स में है डेडलॉक, डेड एंड। आगे हम देखते हैं वन वे और अनदर। अच्छा, अब इसमें इन्होंने जो बेसिकली एडिटोरियल है उसमें क्या बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो चीनी की कीमतों में एकदम इजाफा हुआ था ना, तो फिर ये जो फॉर्म की गई थी, एक कमीशन बनाया गया था, तो इसको चैलेंज किया गया था। तो वह इसको इस्लामाबाद में भी चैलेंज किया गया था और दूसरे हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। तो फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसको आप डिसाइड करें वन वे और अनदर, कि भाई क्या वो जो कीमतें बढ़ी थी चीनी की, तो उसके लिए जो कमीशन बनाया गया था वो उसकी फॉर्मेशन सही थी कि नहीं, तो वन वे और अनदर उसको डिसाइड कर दें। यानी ज़ाहिर है दो काम ही हो सकते हैं ना, या वो सही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या नहीं हुआ। तो इस हवाले से एडिटोरियल में ये कह रहे थे कि वन वे और अनदर, इसे जो है इसे आप डिसाइड कर दें। अच्छा, मैं एडिटोरियल देखते हैं, उसकी मैं आपको पहले थोड़ी समरी भी बता दूँ। इसको हम देखते हैं यहाँ से। अच्छा, अब ये है डिफरेंट वर्डिक्ट्स। वर्डिक्ट हो गया, जिस तरह मैं पहले बताया, फ़ैसला, और डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ फ़ैसला आया है। अच्छा, अब इसमें क्या है?
सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ये कहाँ से फैसला आया, अलग किस हवाले से, इसको हम देखते हैं। उनके 2 डिफरेंट हाई कोर्ट्स, 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स। कौन कौन सी 2 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास? सिंध की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने क्या किया है? हैव कंकरेंटली गिवन अपोजिंग जजमेंट्स ऑन सिमिलर पिटिशंस कंटेस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर इंक्वायरी कमीशन। उनका 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हैव कंकरेंटली, ठीक है, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे थे, सिंगुलर की बात नहीं कर रहे थे, 2 डिफरेंट हाई कोर्ट्स, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया है? हैव आया है। और इन्होंने क्या किया है? कंकरेंटली। कंकरेंटली होता है कोई चीज़ आप एक साथ करें ना, दोनों काम, तो दोनों ने एक साथ फैसला दिया है, गिवन अपोजिंग जजमेंट्स। लेकिन उसमें क्या किया है? जो जजमेंट्स दिए हैं, जो फैसले दिए हैं, वो एक दूसरे से क्या कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तजाद है दोनों में, फ़र्क आए हैं फैसले। क्योंकि देखें, एक ही चीज़ को लेके अगर आप एक हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि लॉ पॉइंट में डिसाइड होना होता है, तो अब यहीं से आपको पता चलता है कि ये कितना मतलब गंभीर मसला है कि एक हाई कोर्ट अलहदा फैसला दे रही है, दूसरी हाई कोर्ट अलहदा फैसला दे रही है। तो ये कह रहे हैं हैव कंकरेंटली, एक साथ उन्होंने क्या किया है? गिवन अपोजिंग जजमेंट्स, कि जो उन्होंने जजमेंट्स दिए, जो फैसले दिए, वो क्या है? एक दूसरे से अपोज करते हैं, यानी कि उलट है, ऑन सिमिलर पिटिशंस। और मसला क्या है कि वो पिटिशन सेम थी, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग दी। और वो किस चीज़ के बारे में पिटिशन थी? कॉन्टेस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर इंक्वायरी कमीशन। और उसमें वो चैलेंज किया गया था उस फॉर्मेशन को कि जो बनाई गई थी शुगर इंक्वायरी कमीशन, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग कि जो फॉर्मेशन बनाई गई है शुगर इंक्वायरी कमीशन को, उसके वो चैलेंज किया गया था। द लेटर वॉज सेटअप इन मार्च। तो उन्होंने कहा जो लेटर है वो क्या है, कब सेटअप की गई, कब बनाई गई? मार्च में। किस लिए बनाई गई वो ये क्या कहते हैं, क्यों फॉर्म की गई हमारे पास वो इंक्वायरी कमीशन? इन मार्च टू इन्वेस्टिगेट द सडन स्पाइक इन द स्वीटनेस प्राइस लास्ट विंटर। इसका मकसद क्या था? ये हमारे पास इंक्वायरी कमीशन फॉर्म हुआ कि इन्वेस्टिगेट करें, प्रोब करें, किस चीज़ को? द सडन स्पाइक। स्पाइक क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना, फ़ौरन। तो उनका फ़ौरन जो कमीशन जो बनाया गया, उसका मकसद ये था कि वो जान सके कि वो एकदम प्राइस बढ़ी है, किस चीज़ में? इन स्वीटनर्स प्राइस। स्वीटनर यहाँ पे क्या है? चीनी ले रहे हैं ना मुराद, कि ये इस चीनी की कीमत बढ़ी थी कब? लास्ट विंटर। तो इस कमीशन का मकसद ये था कि हम पता चला सकें, कि प्रोब कर सकें कि क्या वजूहात थी कि चीनी की कीमतों में अचानक हमें इजाफा देखने को मिला। द पिटिशनर्स, पिटिशनर्स के आगे ये है द शुगर मिल ओनर्स का क्या मतलब है? उनका पिटिशनर्स कौन थे? पिटिशनर किन्होंने पिटिशन दायर की थी? जाहिर है जिनको ख़तरा था कि भाई हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आ जाए, तो वही लोग अदालत में जाने थे, दी शुगर मिल ओनर्स। कौन थे पिटिशनर? शुगर मिल ओनर्स। उन्होंने क्या चैलेंज किया? हैड ऑल्सो चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ इट्स फाइंडिंग्स। उन्होंने चैलेंज किया ये वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस किसकी? ऑफ इट्स फाइंडिंग्स। जो फाइंडिंग्स थी कमीशन की कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से कीमत में इजाफा हुआ, उन्होंने कहा उस फाइंडिंग को भी इन्होंने चैलेंज किया। ये हमारे पास क्या है? हैड ऑल्सो चैलेंज। ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ चैलेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो उन्होंने इस पिटिशनर्स ने इनको चैलेंज किया, ये जो फाइंडिंग्स थी कमीशन की। और साथ उन्होंने क्या कहा? रिक्वेस्टिंग द कोर्ट्स, साथ उन्होंने इल्तिजा की कोर्ट से कि स्टॉप एनी एक्शन अगेंस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्यून रिपोर्ट, कि आप हमारे खिलाफ ना कोई एक्शन लें, किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब होता है बुनियाद पे। और किस बुनियाद पे? ऑफ द इम्प्यून रिपोर्ट, की जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग्स दी थी कि किस वजह से चीनी कीमतें बढ़ी। तो उन्होंने कहा इसको आप जो है ना, इसको उन्होंने इसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज किया। और साथ उन्होंने कहा कि आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पे है ना, वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना लें। अच्छा, अब क्या हुआ? द सिंध हाई कोर्ट हैड ऑन मंडे स्ट्रक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट फॉलो द प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि सिंध हाई कोर्ट थी हैड, उन्होंने क्या किया? मंडे को, ऑन मंडे स्ट्रक डाउन होता है किसी को बिल्कुल नलिफाई करना, ख़त्म करना। तो उन्होंने इसको बिल्कुल अब कह लें कि उसके नफ़ी कर दी। किस चीज़ की? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये बनाया गया था ये कमीशन, कि हम ये प्रोब करें ये चीनी कीमत जो बढ़ी है। तो उन्होंने कहा उसको, उन्होंने जो कमीशन बनाया गया था उसको क्या स्ट्रक डाउन कर दिया, उसका एक तरीके से सस्पेंड कर दिया ऑपरेशन, बिकॉज द गवर्नमेंट डिड नॉट। और रीज़न क्या दी? कि जो गवर्नमेंट थी डिड नॉट फॉलो, उन्होंने नहीं फॉलो किया था क्या चीज़? दी प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन, के जो प्रोसीजर था, जो एक तरीका था कि आपने किस तरह बनाना है, उसको उन्होंने नहीं फॉलो किया था। तो इस वजह से है वो इन्होंने इसने सिंध हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन को।
आगे, इट हैड ऑल्सो फेल्ड, और वो इसमें चीज़ में भी नाकाम हो गए, हैड के बाद फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म फेल्ड लगी हुई है, टू इशू अ गैजेट नोटिफिकेशन, क्योंकि आपने उसके बाद जब भी आप कोई नोटिफिकेशन आता है उसको क्या गैजेट पे पब्लिश भी होना होता है, तो उन्होंने कहा उसका गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो उन्होंने जारी नहीं किया, इसमें भी नाकाम हो गए थे, अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, कि आपने गैजेट नोटिफिकेशन करना था कि हमने ये बना दिया अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड क्या होता है कि एक मुकर्रर वक्त में आपने है वो गज़ट में नोटिफाई करना था, एंड द कमीशन डिनाइड द पिटिशनर्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उन्होंने कहा कि योर पिटिशनर्स एंड द कमीशन डिनाइड, कि कमीशन ने जो है वो नहीं दिया, डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया किस चीज़ से, पिटिशनर्स को दी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, के मतलब नेचुरल जस्टिस का पहला असूल ये होता है कि आप किसी को भी बगैर सुने उसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास कमीशन था उसने नहीं दिया इख्तियार इन पिटिशनर्स को कि उनकी सुनवाई का मौका उन्हें दिया जा सके। अच्छा, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये तो मैंने आपको सिंध का सारा बता दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये स्टिपुलेटेड टाइम में इन्होंने इसको जो है वो गैजेट नोटिफाई नहीं किया था, और साथ उन्होंने कहा कि इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दिया, तो वो जो था इसकी फॉर्मेशन उसको इन्होंने नलिफाई कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, द नेक्स्ट डे द इस्लामाबाद हाई कोर्ट पास्ड अ डिफरेंट वर्डिक्ट, अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल इससे अलग फैसला सुना दिया। उसमें क्या हुआ, विच कॉन्ट्रोडिक्टेड द सिंध हाई कोर्ट डिसीजन, कि जिसने कॉन्ट्रोडिक्ट किया, यानी जो जिससे मुख्तलिफ था, किस चीज़ से, सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन है। सिंध हाई कोर्ट के डिसीजन ने तो उसको बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर दिया था ना, लेकिन इसने क्या किया, डिफरेंट वर्डिक्ट दिया, लेकिन ऑल्दो अगरचे इट हैड ड्यूली नोटेड, लेकिन उन्होंने अपनी जजमेंट में ये भी कहा डेट द कमीशन, कि कमीशन था कंडक्टेड ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज, कि इन्होंने सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज की थी कि हम वजूहात जान सके कि क्यों चीनी की कीमत बढ़ी है, विद नो मैंडेट। मैंडेट जिस मैंने आपको बताया था, मैंडेट क्या होता है, किसी चीज़ का इख्तियार, पावर होना, तो उन्होंने कहा उनका जो मकसद था वो सिर्फ था कि वो जान सकें कि भाई क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी, और उनके पास इस चीज़ का मैंडेट नहीं था, उनके पास इख्तियार नहीं था, उनके पास पावर नहीं थी कि वो क्या कर सकें, टू इम्पोज एनी पेनल्टी, कि वो किसी किस्म की कोई पेनल्टी लगा सकें। दिस इज़ नॉट For the first time, the two high courts have taken opposing views on the same issue and given conflicting judgments. उनका ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है that दो हाई कोर्ट्स हैव टेकन, उन्होंने लिया है क्या, अपोजिंग व्यूज़ होते हैं मुख्तलिफ व्यूज़ के। एक हाई कोर्ट कह रही है नहीं फॉर्मेशन सही हुई, मतलब उसने स्ट्रक डाउन नहीं की उसकी फॉर्मेशन को, दूसरे ने जो है वो कर दी। तो उन्होंने कहा ये पहली मतलब नहीं है कि दो हाई कोर्ट्स ने जो है वो मुख्तलिफ स्टैंड लिया है, उनके मुख्तलिफ व्यूज़ थे किसी एक पॉइंट पे ऑन द सेम इशू पे, एंड गिवन कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स, और उन्होंने ऐसी जजमेंट्स थी जो एक दूसरे से क्या है मुतसादिम थी। क्योंकि देखें जब एक लॉ पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं तो होना तो ये चाहिए कि ठीक है आप सब्जेक्टिविटी आ जाती है, दो जज जो है मुख्तलिफ फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो इतने अहम मौजू पे बात हो रही हो और एक पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस करते हुए कहे कि नहीं भाई ठीक फॉर्मेशन हुई है, दूसरा कहे नहीं, तो ये बहुत मसला हो जाता है गुड गवर्नेंस के लिए। अच्छा, और साथ में कह रहे हैं कि पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि हमें दो हाई कोर्ट्स की जानिब से मुख्तलिफ जजमेंट्स देखने को मिली हैं, और बता रहे हैं कि इससे पहले कब हुआ था, इट हैज़ हैपन बिफोर, ऐसा हुआ है पहले, रिक्वायरिंग द सुप्रीम कोर्ट टू ब्रेक द इम्पास, और उसमें भी क्या हुआ था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था क्या करने के लिए, टू ब्रेक द इम्पास। इम्पास क्या होता है, डेडलॉक, जब आप बिल्कुल कोई आगे जा ना सके रहे हो, बिल्कुल आप एक फंस जाओ ना एक जगह। तो उन्होंने कहा पहले भी जब दो हाई कोर्ट्स की जानिब से इस तरह फैसले आए थे जो कि एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करते थे, दोनों के अलग फैसले थे, तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा पहले सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था कि वो इस डेडलॉक को ब्रेक करें। Until that happens, both judgments will continue to hold in the court's respective territorial jurisdiction. उनका जब तक ये नहीं होता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आया, उन्होंने कहा पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन अब दोबारा ये हुआ है कि दो हाई कोर्ट की जानिब से हमें मुख्तलिफ वर्डिक्ट देखने को मिले हैं, तो उन्होंने कहा दोनों जजमेंट जो हैं वो will continue to hold in the court's respective territorial jurisdiction, क्योंकि जाहिर हैं तो हाई कोर्ट, तो अब ये दोनों जजमेंट स्टैंड करेंगी तब तक जब तक ये है वो सुप्रीम कोर्ट आके है ना इसको डिसीजन को रिवर्स ना करे। और ये क्या है, The Sindh High Court ruling offers some relief to the sugar producers to the extent of suspension of actions announced by the government against them on the basis of the Apex Court reverses the decision.
अच्छा, अब इसको थोड़ा आहिस्ता पढ़ते हैं। उन्होंने कहा सिंध हाई कोर्ट जो रूलिंग है, जो फैसला है, वो क्या है, ऑफर्स, वो देती है क्या चीज़, सम रिलीफ, कुछ राहत, किसे, टू द शुगर प्रोड्यूसर्स, ये शुगर प्रोड्यूस करने वालों को राहत देती है, टू द एक्सटेंट ऑफ, किस हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ एक्शंस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो एक्शंस हैं जो अनाउंस किए थे गवर्नमेंट ने, उसकी हद तक जो है ना उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है अगेंस्ट दैम, इनके खिलाफ जो क्या थे कि जी गवर्नमेंट ने कहा था हम ये एक्शंस लेंगे, तो इस चीज़ को सिंध हाई कोर्ट ने जो है ना वो सस्पेंड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द कमीशन रिपोर्ट। और किसकी बेसिस पे इन्होंने ये काम किया सारा, किसकी वजह से, कि ये कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर। अच्छा, अब ये तो इन्होंने बता दिया कि सिंध ने थोड़ा फ़ायदा किया है इनका, लेकिन साथ ब्रैकेट में क्या बता रहे हैं, अनलेस द एपेक्स कोर्ट वर्सेस द डिसीजन। एपेक्स कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा अनलेस यहाँ तक कि क्या है, एपेक्स कोर्ट ना कर दे, क्या, रिवर्सेस द डिसीजन, रिवर्स होता है उसको बदल दे। उनका अभी तो थोड़ा आप कह रहे हैं कि सिंध वालों ने थोड़ा रिलीफ दे दी है, लेकिन कंडीशन साथ क्या है कि जो है ये ना हो कि वो रिवर्स कर दे, चेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जब हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है तो एग्रीव्ड पार्टी है ना उससे ऊपर कोर्ट में जाएगी, और ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी एपेक्स कोर्ट है, तो अगर वो रिवर्स कर दे तो ज़ाहिर है नीचे वाली कोर्ट का फैसला जो है ना वो बिल्कुल कलादम हो जाएगा। Nevertheless, the court has ordered the anti-corruption agencies and regulatory bodies to carry out fresh, independent and separate inquiries into this scam. उन्होंने कहा लेकिन जो हमारे पास कोर्ट है उसने क्या है, ऑर्डर कर दिया है, हुक्म दे दिया है एंटी करप्शन एजेंसीज़ को और रेगुलेटरी बॉडीज़ को कि वो क्या करें, ठीक, कैरी आउट, यानी कि वो शुरू करें फ्रेश, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट इंक्वायरीज़, बिल्कुल अलग, इंडिपेंडेंट, गैर जानिबदाराना और अलग इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें किस चीज़ में, इनटू द स्कैम, कि सारा जो फ्रॉड हुआ था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई। तो उन्होंने कहा इस बारे में हमारे पास जो एजेंसीज़ हैं वो क्या करें, कैरी आउट करें फ्रेश, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट इंक्वायरीज़। आगे है दैट अपीयर्स अनलाइकली। उन्होंने कहा ऐसा जो क्या है लगता है अनलाइकली, यानी कि ऐसा पॉसिबल होना नज़र नहीं आता। कब तक, अंटिल द फाइनल डिसीजन बाय द एपेक्स कोर्ट सेटल्स द मैटर वन वे और अनदर। उनका जब तक जो फाइनल डिसीजन है किसकी जानिब से, एपेक्स कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, सेटल्स द मैटर वन वे और अनदर, कि वो सेटल कर दे इस मैटर को वन वे और अनदर। अच्छा, वन वे और अनदर कैसे यूज़ होता है, क्योंकि देखें अब दो कोर्ट ने हमारे पास, एक ने जो है वो मतलब अलग फैसले दे दिए हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट है ना वन वे और अदर फैसला ना कर दे। अब जाहिर है एक ही बात होनी है ना, या वो फॉर्मेशन उन्होंने कहना है सही हुई है या उन्होंने कहना है नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वन वे और अनदर कि जो भी आपने करना है वन वे और अदर, आप जो है सुप्रीम कोर्ट रहने का तब तक क्या है फैसला कर दे, ठीक है। क्योंकि वन वे और अनदर क्या होता है कि हमें पता होता है क्या दो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि क्या होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो किस तरफ जाती है, कि क्या वाकई फॉर्मेशन सही हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन वन वे और दी अदर वो जो है फैसला इसका कर दे। इन ऑर्डर टू डिले एक्शन अगेंस्ट दैम, उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू, इसलिए कि ये डिले किया जाए, कि इन ऑर्डर टू डिले एक्शन अगेंस्ट दैम, देर की जाए एक्शन लेने में उनके ख़िलाफ़। अ मेजर प्रोड्यूसर जहांगीर तरीन, उनका जो मेजर प्रोड्यूसर है शुगर के, और वो कौन है, कॉमा लगा के बताया, जहांगीर तरीन, उसने क्या किया है, हैज़ इन द मीन वाइल अप्रोच लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने रब्ता किया है लाहौर हाई कोर्ट से, टू प्रिवेंट द FIA फ्राम टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिज कंपनीज। तो उसमें उन्होंने रब्ता किया है लाहौर हाई कोर्ट से कि वो प्रिवेंट करे, यानी कि रोके किसे, FIA को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसे रोके, क्या करने के लिए, कि फ्रॉम टेकिंग एक्शन, कि वो एक्शन लेने से उन्हें रोके, किस चीज़ के अगेंस्ट हिज कंपनीज, उनकी कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से रोके FIA को। इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, वी मे विटनेस मोर शुगर फर्म्स सीकिंग रिलीफ फ्राम एक्शन अगेंस्ट दैम। उनका हो सकता है कि हम मज़ीद शुगर फर्म्स को देखें कि वो मांगें रिलीफ किस चीज़ से, फ्रॉम एक्शन अगेंस्ट दैम, के लिए हमारे खिलाफ एक्शन ना लो, तो हमें मज़ीद ऐसी पिटीशंस देखने को मिलें हाई कोर्ट में, जिस तरह हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं इसकी जानिब से, जहांगीर तरीन की जानिब से। इन द पास्ट, उनका माजी में, वी हैव सीन, हमने देखा है, बिजनेसमैन डिले पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फ़ीस, के बिजनेसमैन ने डिले किया, देर की, क्या करने में, टैक्सेस और फीस पे करने में, एंड एडवर्स गवर्नमेंट इंक्वायरीज़, और उन इंक्वायरीज़ को क्या है, एंड एडवर्स गवर्नमेंट इंक्वायरीज एंड एक्शंस अगेंस्ट दैम फॉर ईयर्स। हमने देखा है कि जो भी मतलब उन्होंने देर की टैक्सेस अदा करने में, फ़ीस अदा करने में, और साथ जो गवर्नमेंट इंक्वायरीज थी और ये उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, और हमने देखा उसमें उन्होंने डिले की, देर की, सालों तक
इंक्वायरीज भुगतने में भी और क्या करने में, टैक्सेस और फ़ी भी अदा करने में। अच्छा, अब एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा और कौन सा केस था माजी में, GIDC। GIDC क्या होता है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो इस केस में भी क्या हुआ था, दैट लिंगर्ड फॉर 9 years। ये चीज़ मतलब बड़ी देर चली थी, लिंगर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ चल गई थी। वो क्या थी, फॉर 9 years, 9 साल तक ये GIDC केस चला था। दैट इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। द एपेक्स कोर्ट शुड, अब बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, एपेक्स कोर्ट को। शुड डिवाइस, शुड हमारे पास मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमेशा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये डिवाइस फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है कि एपेक्स कोर्ट है, उसको क्या शुड डिवाइस यानी इसको बनाना चाहिए क्या, अ मैकेनिज्म, अ तरीकाकार, क्या करने के लिए, टू डिस्करेज मल्टीपल पिटिशन, कि वो डिस्करेज करे, इसकी हौसला नहीं करे, किस चीज़ को, मल्टीपल पिटिशंस ऑन द सेम मैटर इन डिफरेंट कोर्ट्स, बिसाइड इंश्योरिंग डिसीजंस ऑन सच इशूज़ आर गिवन विद स्टेबुलेटेड टाइम फ्रेम। अब पूरे इसमें एंड में क्या बताने कि गवर्नमेंट उसको करना क्या चाहिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट को, कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वो हौसला शिकनी करे कि मल्टीपल पिटिशंस के मुख्तलिफ पिटिशंस सेम मैटर पे आप डिफरेंट कोर्ट्स में दायर कर दें, बिसाइड इंश्योरिंग डिसीजंस। उनका एक तो ये चीज़ करे कि एक ही इशू पे जो है मुख्तलिफ कोर्ट्स में पिटिशन दायर ना कर सकें, क्योंकि जिस तरह अभी ये हुआ है, देखिए एक तरह की आप गैर यकीनी की सूरत हाल आती है, आप 2 कोर्ट्स में जा रहे हो, आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये कानून है, ये ऊपर 19-20 तो हो जाता है, लेकिन एकदम ही बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ जाएँ हमारे पास, तो वो भी है हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए बात सही नहीं है। उन्होंने कहा एक चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि सेम इशू पे जो है मल्टीपल पिटिशंस ना आए, और दूसरा क्या करना चाहिए, ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि जो डिसीजंस हैं इन सच इश्यूज़ में आर गिवन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, कि जितना भी वक्त इसमें दिया गया है स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, उसके अंदर जो है वो फैसले करें। जिस तरह इन्होंने ये GIDC की एग्जांपल दी थी, जिस तरह 9 साल चल गया, उन्होंने कहा ये ना हो कि वो इतना लंबा केस चल जाए। तो 2 चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, एक तो सेम इशू पे है ना वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में पिटिशन दायर की जाए, और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं उनको क्या है डिसाइड किया जाए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। तो ये आज का एडिटोरियल था हमारे पास, डिफरेंट वर्डिक्ट्स कि कितनी जो है वो एक तरह का आप देखें जस्टिस सिस्टम का मजाक ही है कि एक आपके हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग डिसीजन आ रहा है, सिंध हाई कोर्ट में अलग डिसीजन आ रहा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस पे आ गई है, सुप्रीम कोर्ट पे, कि किस तरीके से वो इस सारे सिनारियो को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ये एडिटोरियल था आज का। आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना हुआ ग्रुप, तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 100 रुपीज़ पर मंथ, और इसी नंबर पे आपने जैज़ कैश कराना होगा अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।